नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है आखिरी सफ़र, पहलगाम की चीखें। कहते हैं कश्मीर जन्नत है, लेकिन उस दिन उसी जन्नत की वादियों में संगीता की जिंदगी का नर्क शुरू हुआ। वह एक पत्नी थी, एक माँ थी और फिर एक गवाह बन गई उस खूनी दोपहर की, जब उसकी आंखों के सामने उसका सब कुछ छिन गया। ये कहानी है पहलगाम की बर्फ में दबी चीखों की, जहाँ सिर्फ गोलियां नहीं चली, इंसानियत भी मर गई। इस बार कुछ खास करेंगे, राजीव ने मुस्कुराते हुए कहा। तो संगीता की आंखों में चमक आ गई। मतलब तुमने कुछ सोचा है? राजीव ने उसे हल्के से गले लगाते हुए कहा। हाँ, इस बार जन्नत दिखाऊंगा तुम्हें, असली वाली, कश्मीर की वादियाँ। संगीता और राजीव की शादी की 10वीं सालगिरह थी, जिसे राजीव खास बनाना चाहता था। और फिर क्या था, तैयारी शुरू हो गई। दोनों ने पुराने बैग खोले, गरम कपड़े निकाले, कैमरा चार्ज किया और हर छोटे बड़े पल को खास बनाने की लिस्ट बना ली। राजीव ने कहा, मैं वहाँ हर सुबह तुम्हें चाय बनाकर पिलाऊंगा और तुम्हारी तस्वीरें खींचूंगा, जैसे हम नए नए शादीशुदा हों। संगीता हंस पड़ी थी। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे कैमरे की सबसे खूबसूरत फोटो हूँ। कश्मीर जाने की खबर सुनते ही आरव और परी की आंखों में जैसे सितारे चमकने लगे थे। परी ने तुरंत अपना स्कूल बैग छोड़ दिया और दौड़कर बोली, मम्मा, क्या हम बर्फ में खेलेंगे जैसे कार्टून में दिखाते हैं? आरव, जो हमेशा थोड़ा शांत रहता था, इस बार सबसे ज़्यादा उत्साहित था। पापा, आप वादा करो कि हम श्रीनगर की डल झील में शिकारा जरूर चलाएंगे। और वो दोनों मिलकर इंटरनेट पर कश्मीर की तस्वीरें देखने लगे। यूट्यूब वीडियो में बर्फ में लुढ़कते बच्चों को देखकर खुद की वहाँ कल्पना करने लगे। घर में जैसे त्योहार का माहौल बन गया। आरव और परी, राजीव और संगीता की दो नन्हे सितारे अपनी पूरी मासूमियत और खुशी के साथ इस एनिवर्सरी ट्रिप को सबसे खास बनाने में जुटे थे। परी ने अपने हाथों से एक छोटा सा ग्रीटिंग कार्ड बनाया था, जिस पर लिखा था, हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी पापा, आप दोनों सबसे बेस्ट हैं। और आरव ने यूट्यूब से देखकर एक डांस स्टेप तैयार किया था, जो वो पहलगाम के होटल में सबको दिखाना चाहता था। आरव ने तो एक लिस्ट भी बना ली थी, गुलमर्ग में स्नोबॉल फाइट, पहलगाम में घुड़सवारी और कैमरे में ढेर सारी फैमिली पिक्चर्स। जब सूटकेस पैक हो रही थी, दोनों बच्चे चुपके से अपने छोटे छोटे खिलौने और स्नैक्स बैग में भर रहे थे। लॉन्ग ड्राइव में भूख लगती है ना मम्मा? संगीता और राजीव बच्चों की ये मासूम तैयारी देखकर बार बार एक दूसरे की आंखों में खो जाते थे, जैसे ये परिवार की सबसे कीमती याद बनने जा रही हो। जब राजीव ने अपने दोस्तों विनीत और मोहित को बताया, तो वो भी साथ जाने के लिए तैयार हो गए। बोले, भाई, कश्मीर जा रहे हो तो दोस्तों को भूल गए क्या? दिल्ली की तेज जिंदगी से दूर वो सब पहलगाम की सादगी में अपनी अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत चैप्टर लिखने चले थे। संगीता ने मुस्कुराते हुए कहा, राजीव, बच्चों की जैकेट रख ली ना? और हाँ, कैमरा मत भूलना, इस बार हर पल कैद करना है। राजीव ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे साथ तो हर तस्वीर खुद जन्नत बन जाती है, कैमरा कैसे भूल सकता हूँ। गाड़ी में बैठा परिवार खिड़की से कश्मीर की पहाड़ियों को देखकर हैरान था। संगीता राजीव के कंधे पर सर रखते हुए कहने लगी, 10 साल हो गए हमारी शादी को, और ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात है। हर साल पहले से ज़्यादा प्यारा लगता है राजीव, और अब तो ये सफ़र उम्र भर साथ चलेगा। कश्मीर की इस ठंडी हवा में भी तुम्हारा साथ गर्माहट देता है। पीछे से परी की आवाज़ आती है, देखो मम्मा, बर्फ। आरव कहता है, मैं सबसे पहले स्नोबॉल फाइट करूँगा। राजीव और संगीता पीछे मुड़कर उन्हें देखते हैं, मुस्कुराते हैं। आज का दिन उनकी ज़िंदगी का सबसे हसीन दिन था। शाम तक वे लोग पहलगाम में पहुंच जाते हैं। होटल की बालकोनी से बर्फ से ढकी पहाड़ियों को देखकर सब लोग बड़े खुश होते हैं। राजीव
कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करते हुए कहता है, ये है हमारी शादी की 10वीं सालगिरह और इससे खूबसूरत तोहफा क्या हो सकता था। मेरी दुनिया, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे और ये जन्नत। संगीता कहती है, काश ये पल रुक जाए हमेशा के लिए। संगीता और राजीव की मुलाकात एक साधारण सी शादी में हुई थी, जहां संगीता अपनी सहेली की शादी में आई थी और राजीव दूल्हे का पुराना दोस्त था। पहली मुलाकात में बस कुछ धीमी मुस्कानें और कुछ औपचारिक बातें हुई, पर कहते हैं ना, कभी कभी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानियां बिना शोर किए लिखी जाती है। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी, कॉफी, किताबें और तस्वीर के जरिए दोस्ती गहरी हुई। राजीव को फोटोग्राफी का शौक था और संगीता को कविता लिखने का। राजीव जब किसी पहाड़ की तस्वीर भेजता, संगीता उस पर 2 लाइनें लिख देती थी। तेरी खींची तस्वीरों में सन्नाटा भी गूंजता है। उन दोनों के बीच कोई दावा नहीं था, कोई वादा नहीं था, बस एक सुकून था, एक भरोसा था और एक बिन बोले समझदारी थी। जब शादी की बात आई तो किसी ने विरोध नहीं किया। सब ने यही कहा, हम जानते थे ये रिश्ता दिल से जुड़ा है। शादी भी वैसी ही हुई, सीधी, सादगी भरी, बिना तामझाम। एक छोटे से गार्डन में फूलों की खुशबू में राजीव ने संगीता से एक वादा किया, तुम्हें जन्नत दिखाऊंगा, धरती की जन्नत, पहलगाम। संगीता ने हंसते हुए कहा था, तब मेरी कविताएं और गहराई से बहेंगी। वो अपनी वेडिंग एनिवर्सरी के आसपास पहलगाम की ट्रिप पर निकले। साथ में थे उनके जिगरी दोस्त विनीत और मोहित और उनके 2 बच्चे आरव और परी। एक छोटा सा गाइड 13 साल का फैजल। कैमरा, डायरी, हंसी और कुछ सपने साथ लिए वे निकल पड़े थे उस जगह की ओर जिसे वो अपनी यादों को सबसे खूबसूरत तस्वीर बनाना चाहते थे। उन्हें क्या पता था, जिस वादी को उन्होंने जन्नत समझा वही उनकी कहानी अधूरी रह जाएगी। पहलगाम की वो सुबह जैसे किसी सुंदर स्वप्न का हिस्सा थी। दूर तक फैली हरियाली, बर्फ से ढकी चोटियां और बहती हुई लिद्दर नदी की कलकल, हर चीज मानो किसी संगीत की धुन में बंधी थी। राजीव और संगीता दिल्ली की धूल भरी भागती जिंदगी से दूर आकर यहाँ जैसे फिर से सांस लेना सीख रहे थे। वो सुबह कुछ खास थी। लकड़ी के गेस्ट हाउस की बालकोनी में बैठे सबने साथ मिलकर गरम गरम चाय पी। राजीव के हाथ में कैमरा था। वो हर एक पल को कैद करने में मगन था। कभी सूरज की किरणों को पेड़ों पर उतरते दिखता, कभी संगीता के चेहरे पर पड़े उजाले को कैमरे में बंद कर देता। संगीता ने हंसते हुए कहा, राजीव, तुम्हारी इन तस्वीरों में तो पूरा कश्मीर बस जाता है। राजीव मुस्कुराया, कैमरा हटाया और उसकी ओर देखते हुए कहा, और तुम्हारे साथ तो हर जगह जन्नत लगती है। उनकी ये मुस्कुराहट मोहित और विनीत के लिए भी सुखद थी। सबने मिलकर एक ग्रुप फोटो ली जिसमें पीछे घाटी की गहराई थी और सामने दोस्ती की ऊंचाई। वहीं पास में खड़ा था फैजल, छोटा सा उत्साह से भरा गाइड, जो बड़े आत्मविश्वास से उन्हें रास्तों और कहानियों के बारे में बताता रहा। राजीव ने फैजल से पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता इन जंगलों में? फैजल ने मासूमियत से जवाब दिया, साहब, डर तो वहां होता है जहां भरोसा ना हो। यहाँ तो हम खुदा की गोद में हैं। यह सुनकर संगीता की आंखें चमक उठी। उसने डायरी में जल्दी से एक पंक्ति लिखी, यहाँ वादियां खुदा की बाहें लगती हैं और हवाओं में सुकून का वादा। आरव और परी की आंखों में उस दिन कुछ अलग ही चमक थी, जैसे सपने सच हो गए हों। जैसे ही वे पहलगाम की बर्फ से ढकी ढलानों पर पहुंचे, बच्चों की किलकारियां गूंजने लगी। परी ने अपने छोटे हाथों से पहली बर्फ की गोली बनाई और हंसते हुए आरव की ओर फेंकी। पकड़ो भैया। वो हंसी इतनी निश्चल थी कि पास की पहाड़ियां भी मुस्कुरा उठी। आरव ने जवाब में बर्फ की एक पूरी छोटी सी दीवार बना ली, मानो किसी युद्ध की तैयारी हो। कभी दोनों एक दूसरे पर बर्फ उछालते, कभी गिरते, फिर खुद ही हंसते हंसते उठ जाते। परी ने एक नन्हा सा स्नोमैन बनाया और उसका नाम रखा स्नो बाबू। राजीव कैमरे से हर पल को कैद कर रहा था और संगीता एक ओर बैठी बच्चों को देखती रही, जैसे
जिंदगी को अपने सबसे सुंदर रूप में जी रही हो। हवा में बच्चों का मासूम आवाज़ गूंज रही थी, मम्मा देखो बादल पास में हैं। और पापा हम यहीं रह जाए ना हमेशा। उस क्षण पहलगाम सिर्फ एक जगह नहीं थी, वो उनके सपनों का संसार था। अगले दिन दोपहर की धूप पहलगाम की सर्द हवा में गुनगुनी सी लग रही थी। सबने ट्रैकिंग के लिए हल्का फुल्का सामान लिया और फैजल की अगुवाई में पहाड़ियों की ओर निकल पड़े। रास्ते में मोहित ने हंसते हुए कहा, राजीव भाई इस कैमरे को थोड़ा आराम दो, अब खुद भी नज़ारे देख लो। राजीव मुस्कुराया, कैमरा कंधे पर लटकाया और संगीता का हाथ थाम लिया। उनकी आंखों में सुकून था। करीब 1 घंटे चलने के बाद वो एक खुली सी जगह पर पहुंचे, जहां सामने बर्फ से ढकी पहाड़ी थी और नीचे बहती लिद्दर नदी की कलकल सुनाई दे रही थी। संगीता वहीं बैठ गई, पैरों को हवा में लटकाए, डायरी खोली और कुछ लिखने लगी। राजीव कैमरे से नदी की रफ्तार को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। बच्चों की हंसी अभी भी वादियों में गूंज रही थी। परी स्नो बाबू की टोपी ठीक कर रही थी और आरव पेड़ों के पीछे छिपकर बर्फ की गोलियां बना रहा था। तभी पहाड़ों की शांति को चीरती एक तेज धमाके की आवाज गूंजी, इतनी जोरदार कि धरती हिल उठी। पहले तो लगा जैसे कहीं कोई पहाड़ी दरक गई हो, और तभी एक और धमाका हुआ, एक ऐसा धमाका जिसने न केवल वादियों की शांति को चीर दिया बल्कि सबके दिलों की धड़कनें भी थम गई। पहले तो किसी को समझ नहीं आया, शायद कोई चट्टान गिरी होगी या कोई दूर का धमाका होगा, लेकिन कुछ ही सेकंड में गोलियों की बौछार शुरू हो गई। गोलियां? विनीत चौंका। फैजल ने तुरंत चिल्लाया, नीचे, सब नीचे झुको। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। गोलियों की आवाज पहाड़ी की गूंज से दोगुनी लग रही थी। राजीव ने कैमरा छोड़कर संगीता की ओर दौड़ लगाई, जो अभी भी जमीन पर घुटनों के बल गिरी हुई थी। संगीता यहाँ आओ, झुको। पर तभी एक गोली आई और विनीत के सीने को चीरती हुई निकल गई। वो चीख भी नहीं पाया, बस आंखों में विश्वास और तकलीफ टपक रही थी। उसके हाथ फैले हुए थे, जैसे किसी को पकड़ना चाहता हो। विनीत, राजीव चीखा, उसे उठाने के लिए दौड़ा, लेकिन भाग्य ने समय नहीं दिया। दूसरी गोली, और इस बार राजीव, उसका शरीर जैसे हवा में छिटक गया, फिर धीरे धीरे जमीन पर गिरा, एक दर्दनाक शांति के साथ। उसके हाथ में अब भी कैमरा था और आंखें संगीता की तरफ, जैसे कहना चाह रही हो, भागो, मत रुको। संगीता की चीख हवा में गूंजी, राजीव! वो दौड़ी, घुटनों के बल उसके पास पहुंची, उसका चेहरा थाम लिया, खून उसके हाथों में बह रहा था। राजीव, देखो, मेरी आंखों में देखो, देखो ना, कुछ तो बोलो। पर अब राजीव की पलकें स्थिर थी, उसकी आंखें खुली थी, पर उनमें कोई हलचल नहीं थी। उसकी बाहें अब भी कैमरे को थामे हुए थी, मानो वो आखिरी पल, वो प्रेम, वो मौत तक की सच्चाई सब रील में कैद कर रहा हो। वो पल जो बस कुछ ही मिनट पहले हंसी से गूंज रहा था, अब दर्द और खामोशी की कब्रगाह बन चुका था। संगीता राजीव के सीने से लिपटी जमीन पर बैठी थी। उसकी गोद में राजीव का सिर था, शर्द, लहूलुहान, लेकिन शांत, इतना शांत कि जैसे वो किसी और दुनिया में चला गया हो। हवा में अभी भी बारूद की महक थी और दूर कहीं गोलियों की आवाजें बाकी थी, पर संगीता को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो चीखती रही, राजीव उठो, देखो विनीत गिरा है, हमें जाना है, प्लीज प्लीज उठो ना। उसके शब्द कांपते हैं, आवाज फट रही है, सांसें तेज है, लेकिन सामने कोई जवाब नहीं। राजीव की आंखें अब भी खुली थी, उनमें ठहराव था जो किसी के दिल को चीर सकता था। संगीता उसकी आंखों में झांकते रही, शायद कहीं कोई बची हुई रोशनी मिल जाए, कोई धड़कन, कोई चमत्कार, पर कुछ नहीं। वो कांपते हाथों से उसके चेहरे से खून पोंछती है, उसके बालों को सहलाती है, जैसे नींद से जगाना चाहती हो। राजीव, हम तो अभी अभी आए थे ना यहाँ, हमें साथ बहुत कुछ देखना था, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? उसका रोना
अब चीख में बदल चुका था। वो जमीन पर घिसटते हुए अपने पति के सीने से लगती है और फिर थरथराती आवाज में फुसफुसाती है, तुमने वादा किया था ना, जिंदगी भर साथ निभाओगे। ये तो कुछ घंटे भी नहीं हुए राजीव। पास ही विनीत का शरीर पड़ा था। मोहित की चीखें कहीं दूर सुनाई दे रही थी और संगीता वो वहीं जमीन पर बैठी थी, अपने लहूलुहान पति की बाहों में। उसके कपड़े खून से तरबतर थे, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, लेकिन अब वो रो नहीं रही थी। वो अब सिर्फ एक मूर्ति बन चुकी थी, एक ऐसी स्त्री जो सब कुछ अपनी आंखों से हार चुकी थी। संगीता अब भी राजीव के निर्जीव शरीर से लिपटी थी। जब फैजल को 13 साल का छोटा कश्मीरी गाइड कपकपाता हुआ उसकी ओर भागा, उसकी सांसें तेज थी, आंखों में डर और होठों पर कांपती पुकार, दीदी जल्दी चलिए, वो लोग सबको मार रहे हैं, प्लीज। लेकिन संगीता जैसे सुन ही नहीं रही थी। उसके हाथ अब भी राजीव की ठंडी पड़ती उंगलियों को थामे हुए थे। फैजल ने हिम्मत जुटाकर उसके कंधे को झिंझोड़ा, दीदी अगर अब नहीं चली तो आप भी प्लीज। और तब शायद किसी और के लिए संगीता ने राजीव की ओर आखिरी बार देखा। फिर उसकी आंखें भीग गई, लेकिन वो रोई नहीं। धमाकों और गोलियों की गूंज के बीच संगीता ने अपने कांपते हाथों से आरव और परी को कसकर सीने से लगा लिया। दोनों बच्चे पूरी तरह सहमे हुए थे। परी फूट फूट कर रो रही थी और आरव चुपचाप अपनी बहन को ढकने की कोशिश कर रहा था। तभी फैजल, वो 13 साल का छोटा सा गाइड जो हमेशा मुस्कुराते हुए रास्ता दिखाता था, जान की परवाह किए बिना दौड़ता हुआ आया। मैडम जल्दी चलिए मेरे साथ, वहाँ एक दरार है, पत्थरों के पीछे, वहाँ छुप सकते हैं। बिना एक पल गंवाए संगीता बच्चों को लेकर फैजल के पीछे दौड़ी। बर्फ में फिसलते, कांपते और गोलियों की आवाजों से डरते हुए वे एक बड़ी चट्टान के पीछे बने गड्ढे में घुस गए। फैजल ने अपने कपड़े से परी को ढका और खुद बाहर निगाहें रखता रहा। उस वक्त एक मुसलमान लड़के ने एक हिंदू माँ और उसके बच्चों की जान बचाई थी। ना वो धर्म पूछ रहा था, ना जात, वो बस इंसानियत निभा रहा था। चट्टानों के पीछे छुपे 4 लोग, एक माँ, उसके 2 बच्चे और एक नन्हा गाइड, घंटों तक अपनी सांसें रोके बैठे थे। बाहर हर कुछ मिनटों में एक गोली चलती, कोई चीख गूंजती और फिर एक सन्नाटा छा जाता, इतना भारी कि बच्चों की सांस भी सुनाई दे रही थी। परी ने माँ के आंचल में मुंह छुपा रखा था और उसका बदन कांप रहा था। आरव, जो अब तक नन्हा था, अचानक बड़ा बन गया था। वो रो नहीं रहा था, बस माँ का हाथ पकड़कर ताक रहा था, जैसे समझाना चाहता हो कि अब क्या होगा। संगीता के गाल पर आंसू बहते रहे, लेकिन उसने कोई आवाज नहीं निकाली। उसके मन में एक ही बात थी, राजीव क्या तुम अब भी कहीं हो? क्या मैंने तुम्हें खो दिया? मगर वो ये सवाल बच्चों से छुपा रही थी, क्योंकि इस वक्त वो माँ थी, टूटी हुई पत्नी नहीं। फैजल हर थोड़ी देर में बाहर झांकता और जब कोई हलचल दिखती वह फुसफुसाकर कहता, अभी नहीं मैडम, थोड़ा और रुकिए। उसका छोटा सा हाथ कांप रहा था, लेकिन चेहरा मजबूत था, जैसे किसी ने उससे उम्र से पहले हिम्मत भर दी हो। समय ठहर गया था। पहलगाम की वो वादी जो कुछ घंटे पहले हंसी और कैमरे की क्लिक से गूंज रही थी, अब शोक और मौत की छाया में डूबी हुई थी। और फिर जो उन्होंने देखा वो मौत नहीं, नफरत का तांडव था। आतंकवादी पहाड़ी की ओर से निकलकर मैदान में आए थे। चेहरे नकाब से ढके थे, सिर्फ आंखें दिखती थी और उनमें ना इंसानियत थी, ना दया, सिर्फ घृणा। वो हर पुरुष को निशाना बना रहे थे। मोहित भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक आतंकी चिल्लाता है, रुको, तुम्हारा नाम क्या है? मोहित डर से कांपता हुआ कहता है, मोहित। आतंकी गुर्राता है, हिंदू है? मोहित कुछ बोल पाता उससे पहले एक गोली उसके माथे में उतर जाती है। फैजल कांप जाता है और संगीता की हथेली कसकर पकड़ लेता है। वो धीरे से कहता है, दीदी आप बस सांस रोक के चुप रहिए। वो किसी औरत को नहीं मार रहे अभी, लेकिन देखिए मत, प्लीज मत देखिए। संगीता
अपने होठ भींच लेती है, लेकिन वो नहीं रोक पाती। वो सब देखना, हर इंसान जो उनके साथ था एक एक कर जमीन पर गिर रहा था। किसी की दाढ़ी नहीं थी, किसी का तिलक दिख गया, किसी की बोली उन्हें नागवार लगी। बस इतनी सी बात मौत का फरमान बन गई। संगीता अब भी सांस ले रही थी, लेकिन जैसे भीतर कुछ टूटता जा रहा था। पास की झाड़ी में एक स्थानीय महिला अपने बच्चे को सीने से लगाए छुपी हुई थी। वो भी सब देख रही थी, लेकिन बोल नहीं सकती थी। डर उसके गले में अटका था और आतंक का ये तांडव वो केवल शरीरों को नहीं मार रहा था, वो भरोसे, प्यार, रिश्ते, धर्म और इंसानियत को एक एक कर गला रेत रहा था। सिर्फ एक उम्मीद थी, वो था फैजल, जो बार बार कहता, दीदी मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, अल्लाह की कसम आप मेरी माँ जैसी हैं। और वो नफरतों के बीच खड़ा एक नन्हा देवदूत बन गया था। 3 घंटे बीत चुके थे। पहलगाम की शांत घाटियां अब लहू से सनी थी। गोलियों की आवाज थम चुकी थी, लेकिन वो शोर अब भी संगीता के भीतर गूंज रहा था। सेना पहुंची थी, लेकिन देर से। हेलीकॉप्टर की आवाज, बूटों की धमक, आदेशों की गूंज, पर वहां कोई जिंदा नहीं बचा था जिसे अब बचाया जा सके। सिर्फ एक चट्टान के पीछे फैजल की कपकपाती बाहों में संगीता बेसुध पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थी, पर उनमें कोई जीवन नहीं था। राजीव, विनीत, मोहित, तीनों के शव अब सफेद चादरों से ढके हुए पड़े थे, लेकिन संगीता की नजर अब भी वहीं थी जहां कुछ घंटे पहले राजीव ने दम तोड़ा था। एक सैनिक उसके पास आता है, धीमे स्वर में कहता है, मैडम आप अब सुरक्षित हैं। लेकिन ये शब्द जैसे हवा में बिखर गए। संगीता ने न सैनिक को देखा, न कुछ कहा। उसकी आत्मा वहीं रुक गई, राजीव के पास। उस अंतिम सांस के साथ आरव और परी डरे सहमे हुए से अपनी माँ से चिपके हुए थे। फैजल अब भी उसका हाथ थामे बैठा था। उसने किसी से नहीं पूछा कहाँ जाना है, क्या करना है। वो बस संगीता को देखता रहा, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की आंखों से आंसू ढूंढ रहा हो। फैजल की आंखों से आंसू बहते थे। दीदी आप मुझे डांट लो, कुछ बोलो, लेकिन ऐसे मत बैठो प्लीज। पर संगीता वो अब इंसानी आवाजें नहीं सुन पा रही थी। उसे बस याद था राजीव की आंखें, जिनमें आखिरी बार उसने खुद को देखा था। उसे याद था विनीत की हंसी, मोहित की मजाकें और वो तस्वीरें जो अब कभी नहीं बनेंगी। चारों तरफ सेना का घेरा था, मीडिया वाले आने लगे थे, लेकिन किसी ने इस औरत के भीतर का सन्नाटा नहीं देखा। उसकी आंख सूख चुकी थी, उसकी आवाज खामोश हो चुकी थी। उस दिन पहलगाम में सिर्फ लोग नहीं मरे थे, एक पत्नी की दुनिया, एक औरत की आत्मा और इंसानियत की उम्मीदें भी दफन हो चुकी थी। राजीव की सांसें लड़खड़ा रही थी, उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था और होठों से खून रिस रहा था। संगीता ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया था। राजीव देखो मेरी आंखों में, कुछ मत बोलो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, हम यहाँ से निकलेंगे, देखो मेरी आंखों में देखो। राजीव की निगाहें कांपती हुई उसकी ओर उठी, एक झलक, एक हौसला, और फिर जैसे किसी ने दीप बुझा दिया हो। उन आंखों से जीवन चला गया, लेकिन संगीता अब भी उसका चेहरा थामे रही, जैसे कोई अपने साये को पकड़ना चाहता हो, जो अब उसका नहीं रहा था। संगीता चीखी, पुकारा, कोई है प्लीज, कोई हमारी मदद करो, डॉक्टर, गाड़ी, कुछ तो। लेकिन झाड़ियों में छुपे स्थानीय लोग, खिड़कियों से झांकते चेहरों ने सिर झुका लिया। डर उनके लहू में था, आंखों में पश्चाताप था, पर हिम्मत नहीं थी। हमारे बच्चे हैं, किसी ने धीरे से कहा, और फिर दरवाजे बंद हो गए। जहां वो चेहरे नकाब में थे और हथियारों से इंसानियत को छलनी कर रहे थे, वहीं एक मासूम लड़का जिसकी उम्र खेल की थी, आज मौत से लड़ रहा था, क्योंकि वो जानता था दीदी को कुछ हुआ तो मेरी माँ मुझे माफ नहीं करेगी। वो किसी धर्म की परवाह नहीं कर रहा था, वो सिर्फ एक औरत की जान बचा रहा था, और शायद खुद को भी। 3 घंटे बाद सेना पहुंची, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी।
घाटी अब शांत थी, एक भयावह असहनीय खामोशी से भरी। बर्फ पर खून के निशान थे। कैमरा अब भी राजीव के हाथ में जकड़ा था, जैसे वो आखिरी पल को कैद करने की जिद में था। विनीत और मोहित भी वहीं थे, अब सिर्फ नामों की याद में बदल चुके थे। संगीता बच्चों को बाहों में समेटे एक पत्थर पर बैठी थी, न बोल रही थी न रो रही थी। उसकी आंखें शून्य में ताक रही थी, जैसे आत्मा उसी चट्टान के पीछे छूट गई हो जहां वो घंटों छिपी रही। मैं तो बच गई, उसने धीमे स्वर में कहा, पर मेरा सब कुछ वहीं रह गया, पहलगाम की उस सफेद बर्फ पर जो अब लाल हो चुकी थी। घर लौटने के बाद संगीता की जिंदगी थम सी गई थी। दीवारों पर टंगी तस्वीरें अब उसकी सांसें रोक देती थी। राजीव की मुस्कुराती तस्वीर, बच्चों की संग ली गई सेल्फी और वो फोटो जिसमें कश्मीर की वादी थी, वही पहलगाम जहां उसका सब कुछ छिन गया था। आरव और परी अब भी उसके साथ थे, लेकिन वो खिलखिलाहट, वो मासूमियत अब कहीं खो चुकी थी। हर शाम संगीता बालकोनी में बैठती और राजीव की पसंदीदा चाय बनाकर उसकी तस्वीर के सामने रख देती। कभी कभी अकेले में बच्चों को सुलाकर वह शहर के कोने में उस पत्रकार के पास जाती जो इस घटना की रिपोर्टिंग कर रहा था, बस इसलिए कि कहीं किसी और की दुनिया ना उजड़े। उसने अब अपने आंसुओं के शब्दों में बदल लिया था और दर्द की आवाज देने लगी थी, ताकि कोई और माँ, कोई और पत्नी ऐसी खामोशी में न जिए। लोग कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन उस दिन मुझसे मेरे धर्म का नाम पूछा गया और सिर्फ इसलिए कि मैं संगीता थी, मेरा जीवन उजाड़ दिया गया। लेकिन उसी पहलगाम में एक मुसलमान बच्चा था, फैजल, जिसने मुझे छुपाया, और उसकी माँ जिसने मुझे अपनी बेटी कहा। तो मुझे अब बस इतना समझ आया है, धर्म नहीं मारता, नफरत मारती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।